हाई नीट एस्पिरेंट्स। तो 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा तो मिलेगा कैसे, किसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है। और नीट एडमिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे देखकर बच्चे इस बार डर गए हैं कि शायद उन्हें तो 1 एक्स्ट्रा आवर नहीं मिलेगा। चलिए, मैं आपको जितनी भी बातें बताने वाला हूं वो फैक्ट के साथ बताऊंगा और एडमिट कार्ड पर ही दी गई डिटेल से उसे क्रॉस वेरीफाई भी करूंगा और नीट बुलेटिन का भी इसमें रेफरेंस रखूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी बनती किसकी है, कौन है जिन्हें 1 आवर एक्स्ट्रा एनटीए की तरफ से दिया जाना निश्चित किया गया है। गाइडलाइंस क्लियर नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है वो किन्हें एलिजिबल ठहराता है। तो उन्हें ही सिर्फ एलिजिबल ठहराया जाता है जिन्हें कोई ना कोई फिजिकल लिमिटेशंस हैं राइटिंग में, यानी वो अपनी ओएमआर शीट भरने में अगर सक्षम नहीं है, किसी भी वजह से हाथों में प्रॉब्लम है, कोई चोट इस प्रकार की आई हुई है, कोई मेडिकल कंडीशन इस तरीके की है कि वो ओएमआर शीट को नहीं भर पा रहे। दूसरा, वो उस स्पीड से ओएमआर शीट को नहीं भर सकते जिस स्पीड से एक नॉर्मल पर्सन भर सकता है। तीसरी कंडीशन कि वो अपने क्वेश्चंस को रीड आउट ही नहीं कर सकते या रीड करने में उन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक। और एक और कंडीशन हो सकती है सेरेब्रल पैलेसी, जहां पर आपके माइंड और आपकी मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स लेट होता है और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है आपके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज करना भी है। तो यहां पर 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने कंडीशंस आपको बता दी। अब इन कंडीशंस में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं। पहले तो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी वो लोग जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन है, विकलांगजन है, जिन्हें बाय बर्थ या बाय एक्सीडेंट, आफ्टर एक्सीडेंट कुछ इस प्रकार की इंजरी हो गई है, या वो बाय बर्थ इस प्रकार से ही है कि उन्हें इस तरह की फिजिकल लिमिटेशंस हैं जिनकी मैंने अभी बात की शुरुआत में। तो वो तो पीडब्ल्यूडी का केस हो गया। अब कुछ पीडब्ल्यूडी ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा बेंचमार्क, यानी अगर आपकी 40% परसेंटेज एटलीस्ट होनी चाहिए डिसेबिलिटी की। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज तो है उनके पास, लेकिन वो 40 नहीं है, 40 से कम है, लेकिन फिर भी उनकी जो डिसेबिलिटी है वो इतनी है, परसेंटेज चाहे कम हो, 38 हो, 35 हो, 30 हो, 20 हो, अंडर 10 हो, 10 हो, लेकिन फिर भी जो उनकी इंजरी है, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है वो ऐसी है कि उन्हें वो फिजिकल लिमिटेशंस के दायरे में ले आती है, जिन कंडीशंस की मैंने शुरुआत में बात की। तो वो भी 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी ऊपर से नीचे तक बता दिया है। तो अगर कोई कहता है कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी बच्चा ही 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए एलिजिबल है, नहीं। अगर आपके कोई फिजिकल लिमिटेशन है और वो अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भी है और आपको सच में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इस तरह की कोई मेडिकल इंजरी है, तो भी आप ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए अभी आगे बताऊंगा, जिनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए बता देता हूं, और फिर बता देता हूं कि जिनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है लेकिन लेस देन 40% है, उन्हें क्या करना है। उन्हें डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म भरकर लेकर जाना है। डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म क्या है, एंड नीट बुलेटिन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे एसओपी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर हमने ऑलरेडी वो बहुत पहले डाल दिया था जब नीट ब्रोशर आया था। तो अब वहां जाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नीट ब्रोशर 2025 में आपको वो मिल जाएगा, डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म मिल जाएगा। वो आपको भरना होता है, अपनी फिजिकल लिमिटेशंस के बारे में वहां बताना होता है, और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से जो वहां सीएमओ होंगे उनसे, या वो डॉक्टर्स जो वहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो, या सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर, अगर वो ये लिख देते हैं कि इस बच्चे की डिसेबिलिटी कम है लेकिन इस बच्चे को डिफिकल्टी है राइटिंग में, तो इसको फैसिलिटीज देनी चाहिए जो कि अंडर एनएमसी प्रोविजंस दिए जाने वाली हैं। दूसरा, अगर वो पीडब्ल्यूडी नहीं भी है पर फिर भी उसको करंट सिचुएशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है कोई इंजरी हो गई हो, आप हाथ में फ्रैक्चर आ गया हो, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम भी हो जाती है ना भाई, कोई सडन इंजरी हो जाती है। अब बच्चा नीट एग्जाम छोड़ नहीं सकता, पूरे साल मेहनत की है या 2-2 साल मेहनत, 3-3 साल मेहनत की हुई है भाई, लेकिन हो जाती हैं सारी चीजें, तो किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो वो भी डिफिकल्टी इन राइटिंग फॉर्म भरकर जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में बच्चे को नीट सेंटर पर अर्ली स्टेजेस में पहुंचना होगा। अर्ली स्टेजेस का मेरा मतलब है कि शुरुआत में ही चला जाए, 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में एंट्री ले ले, ताकि वो अपने फॉर्म को अंदर वेरीफाई करा सके और एग्जामिनर्स को, इन्विजिलेटर्स को सफिशिएंट टाइम दे कि भाई वो चेक कर लो मेरी एलिजिबिलिटी, और 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए उसको एलिजिबल कर दे। इसके अलावा
अब बात हम कर लेते हैं वो लोग जिन्होंने स्क्राइब फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया है। स्क्राइब फैसिलिटी किसको चाहिए? जैसे मैंने बता दिया, अगर आपको फिजिकल लिमिटेशंस हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं सकता, ब्लाइंडनेस का केस है, तो कोई होगा मेरे बिहाफ पे जो मेरा क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताएगा, समझाएगा नहीं, सिर्फ पढ़ेगा, समझाएगा नहीं, पढ़ेगा, और उस क्वेश्चन को पढ़ के मैं समझूंगा और फिर वो मेरी OMR शीट भी भरेगा, क्योंकि अगर ब्लाइंडनेस का केस है तो OMR शीट भी वो भरेगा। तो ये है स्क्राइब फैसिलिटी। अब हो सकता है कि मैं हाथों में कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है कि मुझे OMR शीट भरने के लिए कोई स्क्राइब चाहिए, तो दो तरह के स्क्राइब फैसिलिटीज ऑप्ट की जा रही थी नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान, या तो स्क्राइब बाय ऑन कि हम अपना स्क्राइब खुद लेकर जाएंगे, या दूसरा स्क्राइब बाय NTA कि NTA हमें स्क्राइब प्रोवाइड करा देगा। तो सेंटर पर जब आप जाओगे तो आपके लिए ऑलरेडी कोई असाइंड स्क्राइब अवेलेबल होगा NTA की तरफ से, लेकिन आपने स्क्राइब बाय ऑन लिया है कि नहीं जी हम अपना स्क्राइब खुद लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन किसी के साथ पहले ही बना हुआ है। और होता भी है ऐसा कि कुछ लोग किसी के साथ अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं और समझ सकते हैं उसको। वो गोलमाल वाली मूवी देखी है ना आपने, जिसके अंदर एक कैरेक्टर होता है जो बोलता नहीं है लेकिन कुछ आवाजें करता है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर उसकी उन आवाजों को पूरा अच्छे से ट्रांसलेट करके आगे बताता है। तो काइंड ऑफ आप समझ गए होंगे। खैर, यहाँ पर केस कुछ और है, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझा रहा था। तो उस केस में अगर आप अपना खुद का स्क्राइब लेकर जा रहे हैं, तो एक तो आपने अपनी स्क्राइब की डिटेल्स ऑलरेडी सबमिट की होंगी। 21 अप्रैल को लास्ट डेट थी, NTA वेबसाइट पर जाकर आपको सबमिट करनी थी, उसका नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपने वो सबमिट कर दिया तो अपना स्क्राइब लेकर जाना। स्क्राइब का फॉर्म जो है नीट बुलेटिन में टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, वो भरा ही होगा, आपने अपलोड किया है तो वो साथ में लेकर आपको वहां जाना है और अर्ली स्टेजेस में एंट्री करना, ठीक है, ताकि आपकी और स्क्राइब की अच्छे से जांच हो सके और आपको अलाउंस मिल सके। तो इस दोनों केसेस में आपका 1 आवर एक्स्ट्रा तो मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। अब आता है भाई बड़ा सेक्शन। बड़ा सेक्शन कौन है? जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 भी है और उनने स्क्राइब फैसिलिटी नहीं ली है, लेकिन उनकी जो डिसेबिलिटी है वो ऐसी है कि उनको पेपर को अटेम्प्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस को रीड आउट करने में कोई मुश्किल नहीं है, OMR शीट भी वो भर सकते हैं। पैरों में प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर का दिक्कत है, लो विजन की प्रॉब्लम है लेकिन चश्मा लगा के वो देख पाते हैं या लो विजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, हियरिंग का प्रॉब्लम है, या कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि उन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, OMR शीट भरने में परेशानियां नहीं देते। मे बी लोकोमोशन में दिक्कत हो, चढ़ने उतरने में परेशानियां होती हो, अलग अलग तरह की चीज़ें, लेकिन उनको OMR शीट भरने में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम्स नहीं है। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हमको कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा आर? क्यों? क्योंकि नीट एडमिट कार्ड के अंदर एक बात मेंशन है। क्या मेंशन है? जब हम पॉइंट नंबर 13 पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये लिख रखा है, वैसे आपने तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा, वहाँ देख सकते हैं कि जिन्होंने स्क्राइब फैसिलिटी या डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म भरा है उनको तो श्योरली 1 आवर एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। लेकिन अब बच्चों को लग रहा है सिर्फ उन्हीं मिलेगा, अब तो हमारा तो कोई चांस बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट 10 नंबर पॉइंट में सबसे लास्ट का पॉइंट है, 10 में मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो 10 नंबर पॉइंट में जो सबसे लास्ट का पॉइंट है वहाँ लिखा है PWD कैंडिडेट सीकिंग कंपनसेटरी टाइम में रिक्वायर्ड टू फिल अंडरटेकिंग एट सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो है लूप होल, यही है लूप होल। यहाँ पर ये लूप होल ये कह रहा है कि जब आप नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, देखो एक तो बेटा NTA सेंटर पर सभी इन्विजिलेटर्स की, एग्जामिनर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं होती है। PWD बच्चों की संख्या इतनी कम है कि उसके बारे में जानकारी बहुत कम ही लोगों तक प्रोवाइड की जाती है, और की भी जाती है तो वो सफिशिएंट जानकारी होती नहीं है। तो मोस्टली केसेस में चाहे आपकी डिसेबिलिटी कुछ भी क्यों ना हो, आपने स्क्राइब लिया हो ना लिया हो, वो आपको अंडरटेकिंग साइन करवाकर एक्स्ट्रा आर दे देते हैं। या तो अब होगा क्या, देखो आपने कोई स्क्राइब वगैरह तो लिया नहीं, जब आप सेंटर में एग्जाम दे रहे होंगे तो उसी दौरान या तो एग्जामिनर या इन्विजिलेटर जब आपके जो आपके रूम में होगा वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे। जब लिस्ट आती है तो उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि एक PWD बच्चा यहाँ पर है, एक PWD बच्चा यहाँ पर है, तो उसको इस फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। तो आपसे एक्स्ट्रा आर के लिए पहले ही पूछेंगे कि आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या आप लेना चाहेंगे, यस और नो। अगर आप यस कर देंगे तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे, कोई या तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे और या तो फिर आपसे वो एक फॉर्म पहले से बना होगा अंडरटेकिंग का उनके पास, वहाँ पर वो फिल करवा लेंगे और कि आप 1 आवर एक्स्ट्रा ले रहे हो और ये नीट रोल नंबर है मेरा और ये डिसेबिलिटी है, इतना परसेंटेज है, ऐसे करके ओके करके वो सबमिट कर देंगे, 1 आवर एक्स्ट्रा आपको दे देंगे। अगर आप 1 आवर एक्स्ट्रा नहीं लेते तो भी वो आपसे अंडरटेकिंग साइन करा लेते हैं, इसके लिए कि हमने तो बच्चे को 1 आवर एक्स्ट्रा दिया था लेकिन बच्चे ने खुद ही 1 आवर एक्स्ट्रा नहीं लिया, तो हमारी कोई गलती नहीं है। कोई फर्दर प्रॉब्लम अगर होती है बच्चे को या इस चीज रिगार्डिंग वो कभी आगे क्लेम करने की कोशिश करता है तो उसके सिग्नेचर हमने पहले ही ले लिए हैं। अगर ये दोनों कंडीशन आपके साथ ना हो, मतलब आपसे कोई पूछे ही ना एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा आर लेना है नहीं लेना, पूछे ही ना, तो फिर एग्जाम के
जब 1 आवर के अंदर अंदर जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपसे OMR शीट आपको दी जाती है, फिर आपसे मल्टीपल जगह पर साइन कराए जाते हैं, आपसे थंब इम्प्रेशन वगैरह लिए जाते हैं, जब ये सारा प्रोसेस नॉर्मली चल रहा होता है शुरुआत में, जो कि चल ही रहा होता है, इन्विजिलेटर ये सब काम कर रहे होते हैं, तो जब इन्विजिलेटर आपके पास ये सब काम कराने आए तो आप उनके कान में ये बात डाल दें कि आप एक PWD बच्चे हैं। अगर वो आपको अप्रोच ना करें, शुरुआत में शायद वो कर ही दें, अगर ना करें और 1 घंटा बीत जाए तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं एक PWD छात्र हूँ, मैं एक दिव्यांग विकलांग छात्र हूं और मुझे 1 आवर एक्स्ट्रा मिलना है, तो क्या मुझे 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उन्हें जानकारी होगी तो वो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए जो प्रोसेस है उसमें डाल देंगे, अंडरटेकिंग के साइन कराने के लिए ले आएंगे। अगर उनको इसकी जानकारी नहीं होगी तो वहां पर जो सीनियर NTA रिप्रेजेंटेटिव एंड स्कूल प्रिंसिपल होंगे, वहां जाकर वो जानकारी प्राप्त करेंगे, और अगर वहां से क्लियरेंस मिलता है, शायद वो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखे जरूर, तो लेकर जरूर जाना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड, तो वहां से वो उसको क्रॉस वेरीफाई करके आपको 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए एलिजिबिलिटी दे देंगे। और हो सकता है कि पूरे सेंटर में आप एक ही PWD बच्चे हों या 2, तो मे भी शायद दूसरे वाले ने क्लेम ही ना किया हो, सिर्फ आपने क्लेम किया हो। बच्चे याद रखना, पूरे सेंटर में मतलब पूरे क्लासरूम में हर एक बच्चे का पेपर जब तक जमा नहीं हो जाता है तब तक पूरे क्लास के बच्चों को बाहर नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा सबको बाहर तो कर देंगे, लेकिन वो टीचर फ्री नहीं होंगे, वो इनविजिलेटर फ्री नहीं होंगे, वो टोटल पैकिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आपका जो पेपर है, चाहे वो आप सिंगल ही बच्चे क्यों ना हो, आपका पेपर जब तक सबमिट नहीं होगा उनको वो एक्स्ट्रा घंटा वहां लगाना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा घंटा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या वो आपके लिए देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, प्रिंसिपल रेडी है या नहीं, जो हेड जो है वहाँ पे हेड ही डिसाइड करते हैं, तो वो उसके लिए रेडी है या नहीं। अगर वो होंगे तो वो दे देंगे, नहीं देना होगा तो वो शायद आपसे मना कर देंगे, और मना करने की मल्टीपल रीजन है। आपको पता ही है कि एक्चुअल जेन्युइन जो एलिजिबिलिटी है वो किन की बनती है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अगर आपको 1 आवर एक्स्ट्रा वो नहीं देना चाहते और नहीं दिया, चाहे उसका रीजन जो भी हो, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते अगर सच में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है राइटिंग में, इस तरह का कोई फिजिकल लिमिटेशन आपको लिखने में नहीं है। तो बच्चों, अब इस बात को लेकर आप कितना भी सर्च कर लेना, कितना भी इधर उधर चैट GPT, इंस्टाग्राम पर कहीं भी कुछ भी कर लेना, मैंने आपको एक पूरा अब रोड प्लान दे दिया है, पूरी एलिजिबिलिटी आपके सामने खोल कर रख दी है, नीट बुलेटिन की बात भी कर ली है, एडमिट कार्ड की बात भी कर ली है, सभी एलिजिबिलिटीज की बात भी कर ली है। और यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है कि जो PWD नहीं भी है वो भी 1 आवर एक्स्ट्रा के लिए क्लेम कर सकता है। वो क्या लूप होल है मैंने समझा दिया है, अगर इसका फायदा आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो। सारी जानकारी सटीक तरीके से आप तक पहुंचा दी गई है। तो बच्चों, 1 आवर एक्स्ट्रा को मैं तो सभी को कह के चलता हूं कि बच्चों 1 आवर एक्स्ट्रा को आप अपने दिमाग में मत लेकर जाओ, अपने दिमाग में 1 आवर एक्स्ट्रा को आप मत लेकर जाओ। हो सकता है कि आपको बाद में नहीं मिले तो आपको निराशा हाथ लगेगी, तो आपका प्लान ही नहीं होना चाहिए 4 घंटे के लिए, आपका प्लान होना ही चाहिए 3 घंटे के लिए। अगर आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है तो वो बोनस है। और उस 1 आवर एक्स्ट्रा में भी एक बात को याद रखना, 1 आवर एक्स्ट्रा जब आपको मिलता है तो जरूरी नहीं कि वो पूरा 1 घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा। आप उस 1 आवर के अंदर 10 मिनट यूज कर लो, 15 मिनट यूज कर लो, 20 मिनट यूज कर लो, आधा घंटा यूज कर लो, 40 मिनट यूज कर लो, बचे हुए टाइम को आप बोल सकते हो कि मेरा एग्जाम हो गया और सबमिट करके जा सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे एग्जाम के शुरुआती 3 घंटे तो आपको पूरा बैठना है, लेकिन बाद का जो 1 घंटा है उसमें आपकी मर्जी, आप पूरा 1 घंटा कंज्यूम करो या खाली 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, वो आपकी मर्जी है। ये बात भी मैंने आपको बता दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपने दिमाग में 1 आवर एक्स्ट्रा को लेकर मत चलो अगर आपकी एलिजिबिलिटी जेन्युइनली बनती नहीं है, और बनती है या नहीं बनती ये बात आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा हमसे जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एज ए मेंबर जुड़ सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। PWD बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम वही चलता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो लाइव सेशन में तो जुड़ोगे ही, सब्सक्राइब कर लोगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा जब हम लाइव आएंगे। अपने सवाल पूछ सकते हो अब लाइव, नहीं तो इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी लिंक, इवन माय पर्सनल इंस्टाग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाओ और वहां से हमसे जुड़ो। सवालों के जवाब के लिए तो इंस्टाग्राम पे आप SPP इंस्टीट्यूट से जुड़ना, और मुझे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए जुड़ना चाहते हो, मेरा नाम है विक्की सिंह, और मुझे सपोर्ट करने के लिए जुड़ना चाहते हो तो दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टा ID है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है, पढ़ाई कीजिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।